नमस्ते बच्चों। हम देख रहे हैं अलंकार के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि अलंकार के पहला भेद हमने देखा शब्दालंकार और उसके उपभेदों के बारे में। आज हम अलंकार का दूसरा भेद अर्थात अर्थालंकार के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है तब अर्थालंकार होता है। इस अर्थालंकार के 4 उपभेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब बच्चों, हम इन 4 अर्थालंकारों के उपभेदों की विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर देखो, सीता का मुख यानी सीता जो है उसका मुख यानी चेहरा जो है वो किसके समान दिखाई दिया है? उसकी तुलना चंद्रमा यानी चांद से की हुई है। तो यहाँ पर ये सीता का चेहरा और चांद इस तरह से दोनों की तुलना की गई है क्योंकि उन दोनों के भी इसमें समानता दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान जैसे अंग होते हैं। हमने समास देखा है, उस समास में भी हमने कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान यानी जिसकी उपमा दी जाती है वो होता है उपमान। तो यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय है और चंद्रमा ये उपमान है। जिस प्रस्तुत व्यक्ति की समानता की जाती है उसे कहते हैं उपमेय और उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत व्यक्ति से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि देखो, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ सीता के मुख की समानता की जा रही है, अतः सीता का जो मुख है वो उपमेय है और सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की है, इसीलिए चंद्रमा जो है वो उपमान है। अब हम यहाँ पर मैंने उसी एग्जाम्पल को, उदाहरण को एकदम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। अन्य एक उदाहरण देखते हैं। हरि पद के कोमल कमल से, हरि पद के कोमल कमल से। दूसरा उदाहरण है, तब तो बहता समशीला सा थम जाएगा, तब तो बहता समशीला सा थम जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, हरि पद, पद जो है हरि के पद, ईश्वर के जो पद हैं वो किसके समान हैं? तो कमल के समान। तो यहाँ पर पद की तुलना कमल से की हुई है और तब तो बहता समय, समय की तुलना शीला सा थम जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या किया हुआ है? तो तुलना की गई है, समय की तुलना शीला से की हुई है। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में भी। दूसरा हमारा यहाँ पर उदाहरण है रूपक अलंकार। देखो बच्चों, यहाँ पर हरि के पद हैं, वो पद किसके समान है? कमल के समान है। देखो, मैंने आपको पहले भी कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान समझाते हुए यही बताया था कि जो पैर है वो कोमल कमल की तरह है, लेकिन वो कमल नहीं है, सिर्फ उसकी तुलना की गई है क्योंकि उसकी समानता उसके जैसे हैं। उसी तरह से समय शीला सा दिखाई देता है लेकिन वो शीला यानी पत्थर जैसा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर समय और शीला, पद और कमल, इस तरह से तुलना की गई है।
तुलना करने वाली वस्तु जो है केवल उसके गुण वहाँ पर मिलते जुलते हैं, इसीलिए उसकी तुलना उस वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, लेकिन साक्षात वो होती नहीं है। अब इसमें से दूसरा भेद है रूपक अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अवैध आरोप कर दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं, या वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखो, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण, अत्यधिक समानता यानी बहुत अधिक समानता है, वहाँ पर उपमेय में उपमान का अवैध आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यहाँ पर चंद्र की तुलना खिलौने से की हुई है, यानी कि वहाँ पर जो खिलौना है वो खिलौना चांद की तरह है, उसकी समानता एकदम उससे मिलती जुलती है, लेकिन वो चांद नहीं है। तो वहाँ पर केवल उसे उसका रूप बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हनुमान जी ने चांद को खिलौने की तरह मानकर उसे पकड़ने के लिए जैसे वो कूद पड़ा था, तो उसी तरह से जो गेंद होती है वो भी एक चांद की तरह पूरी तरह से गोल मटोल होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर चंद्र का जो तुलना है वो खिलौने से की हुई है। दूसरा, चरण कमल बेंदो हति राई। चरण कमल बंदो हति राई, तो यहाँ पर चरण कमल यानी जो पैर हैं वो कमल की तरह होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अत्यधिक समानता है पैरों की और कमल की, तो यहाँ पर इस तरह से रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार में फ़र्क इतना ही है कि अत्यधिक समानता जो है वो दोनों भी वस्तु या व्यक्ति जो हैं जिससे तुलना की जा रही है वो एक साथ योजक चिन्ह के द्वारा दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार। तो देखो, चंद्र खिलौना, चांद और खिलौना की समानता दिखाई दी है, तो दोनों भी शब्द पद कैसे हैं, एक साथ दिए गए हैं। चरण कमल एक साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको रूपक अलंकार को समझकर लेना है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, ये अक्सर हम जाने अनजाने में ये अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग हम हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते आते हैं। तो देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो, जैसे कि यानी कि कोई भी छोटी सी बात, हम कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ करना, यानी छोटी सी बात होती है लेकिन हम उसे इतना बड़ा चढ़ाकर समझाते हैं, जैसे कि मिर्च मसाला लगाकर बड़े अपनी उसमें अपनी खुद की कल्पना डालकर उसे हम जब दूसरों को बोलते हैं तो उसे उस समय वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कि देखो, उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। देखो, यानी साकेत नगरी का जो वर्णन है वो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, इस तरह से अतिशयोक्ति की है कि इतनी सुंदर है, इतनी बड़ी है कि वो गगन से मिलने जा रही है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। दूसरा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी यहाँ पर भी अतिशयोक्ति, यानी आगे नदियाँ बड़ी अपार, यानी नदी बहुत बड़ी है, उसे पार करना बहुत मुश्किल है, और राजा तब तक सोच रहा है कि उसे कैसे पार करे, लेकिन घोड़े ने तो उसके सोचने से पहले ही वो
नदी को पार करके गया भी है। तो यहाँ पर इस तरह से अतिशयोक्ति करके दिखाई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम देखते हैं आगे चौथा जो प्रकार है मानवीकरण अलंकार। देखो, मानवीकरण अलंकार यानी जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब इस बात को हम थोड़ा उदाहरण से भी देखते हैं। उससे पहले देखते हैं, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, हमने पर्वत प्रदेश में पावस इस पाठ को, इस कविता को पढ़ा है। वहाँ पर भी जो वर्णन है, वहाँ मानवीकरण अलंकार का कवि ने बड़ी मात्रा में प्रयोग किया हुआ है। तो देखो ना, हर एक वस्तु को मानवीय रूप वहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि उदाहरण भी, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी देखो ना, मेघ कभी बंठन के सवर के आ सकते हैं, लेकिन जब जैसे आते हैं बड़े बड़े अलग अलग आकार से, रंग से, तो इस तरह से उसे मीन्स सजना संवरने का रूप यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है और यहाँ पर उस तरह से मानवीकरण किया हुआ है। दूसरा है वसुंधरा बिखरे देती, हे वसुधरा बिखरे देती, मोती सबके होने पर रवि बटोरो, हे वसुधरा बिखर देती, मोती सबके होने पर रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। तो देखो, वसुंधरा यानी पृथ्वी बिखर देती है मोती सबके होने पर, यानी सूरज जब निकलता है सुबह तो मानो उसकी किरणें सारे धरती पर मोतियों की तरह वो बिखरता है। और रवि, तो देखो रवि यानी सूर्य, बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, यानी सवेरे होते हुए भी वो बटोर लेता है, सब तरफ फैलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने मानवीकरण किया हुआ है कि रवि कौन है, तो जैसे कि एक आधा व्यक्ति है जो चारों तरफ अपने पास की मोतियों को अपने वसुंधरा यानी इस पृथ्वी पर फैलाकर सब तरफ क्या कर रहा है, सुंदरता यानी प्रकाश उन मोतियों की फैला रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता में पर्वत को भी दिखाया गया है, एक व्यक्ति की तरह है, और जो उसके यहाँ पर जो फूल खिलते हैं वो फूलों को आंखें कहा है। तो देखो ना, किस तरह से वो आंखें, वो फूल रूपी आँखों से वो उस तालाब में अपने आप को निहार रहा है। ये सारा वर्णन उन्होंने एक मनुष्य की तरह मानवीकरण रूप देकर वहाँ पर सौंदर्य को और भी बढ़ाने का काम कवि ने किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो पाठ, हमारी जो कविता है पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 में से पर्वत प्रदेश में पावस, यह एक उत्तम उदाहरण है पूरी कविता मानवीकरण अलंकार की। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारे ये जो अलंकार है, उस अलंकार का जो अध्ययन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। जैसे कि हमने कल देखा शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस अलंकारों को आप अगर अच्छी तरह से रीड करोगे, समझोगे, उदाहरण देखोगे और उससे संबंधित और अपने उदाहरण को ढूंढने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी आप इस अलंकार को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। तो बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारा जो अध्ययन है अलंकार का वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।